हेलो स्टूडेंट, अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यून सिस्टम 4 में हम अब आगे देखेंगे। जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे थे, मैंने बार बार इस फिगर को बिल्कुल मिडिल बनाया है इम्यून सिस्टम का पूरा सार। इसमें आप देखेंगे ये ह्यूमन है जिसके ये सारे बैरियर्स हैं, स्किन, म्यूकोसा, रेस्पायरेटरी ट्रैक और इंटेस्टाइन की ट्रैक, ये सारी चीज़ें, म्यूकोसा, सलाइवा और लाइसोजाइम का निकलना, चाहे वो टीयर्स में हो, स्किन पे फैटी एसिड का जमाव हो जाना, दाने जो पड़ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें ये फास्ट एक्शन से बचाती हैं, इनैट इम्यूनिटी के अंदर आती हैं। थोड़ा सा पिछला रिवीजन करते हैं। इनैट इम्यूनिटी बहुत ही फास्ट वर्क करती है, इमीडिएट वर्क करती है, विद इन ए आवर या 1-2 घंटे के बाद या नेक्स्ट डे तक, 2-4 दिन में। बट इनैट इम्यूनिटी क्विक एक्शन करती है और ये बाई बर्थ हमें मिलती है। ये सारी चीज़ें, स्किन, म्यूकोसा सेल्स, म्यूकोसा का मेम्ब्रेन, ये सब कुछ हमें बाई बर्थ मिला हुआ है, तो इसलिए इनैट इम्यूनिटी जो है वो बाई बर्थ इम्यूनिटी होती है। ये सारी चीज़ें हमारी रक्षा बाई बर्थ शुरू से ही करते हैं और ये फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर है, क्योंकि अभी उसको हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। सेकंड, इनैट इम्यूनिटी के ही अंदर ब्लड में कुछ घुले हुए जो है सब्सटेंस से, अब आप देखेंगे, और कुछ सेल्स से जो है ये आगे का काम होता है इनैट इम्यूनिटी के ही अंदर, जिसको हम लोग सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। इसको भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जो भी आपके ये ब्लड सेल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, और उसके बाद डेंड्राइटिक सेल और इयोसिनोफिल, बेसोफिल, ये सब के सब विद द हेल्प ऑफ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि ये रिस्पॉन्स है जो कि मैं आज आपको बताऊंगी और इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे करेंगे। इन दोनों की आपस में ये दोनों एक दूसरे की मदद से ही अपने काम को करते हैं। सपोज़ न्यूट्रोफिल है, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा, तो न्यूट्रोफिल्स कीमो एक्टिव सब्सटेंस से जो है न्यूट्रोफिल एक्टिव हो जाते हैं। वो कीमो एक्टिव सब्सटेंस ये खुद भी निकालते हैं, जिसमें साइटोकाइंस, फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम मैंने बताया था, काइनिन सिस्टम में ब्रेडाकाइनिन निकलता है जो वैसोडाइलेटर होता है। तो वो क्या करेगा, हमारी ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का फ़्लो है उसको डायलेट कर देगा, ब्लड का फ़्लो बढ़ा देगा। तो हमें इन सेल्स को जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हुआ है उनको डाइजेस्ट करने में, उनको खाने में, फैगोसाइट करने में आराम रहेगा, उन्हें टाइम मिल जाएगा। फैगोसाइटोसिटिक सेल 2 सेल्स होती हैं, एक तो मोनोसाइट और दूसरा जो है आपका न्यूट्रोफिल। ये दोनों फैगोसिटिक इन नेचर होती हैं। बाकी आपका जो बेसोफिल है, इन सब का जो है फैगोसाइटोसिस नहीं करते हैं वो लोग। बेसोफिल, मास्ट सेल और इयोसिनोफिल, ये आज हम आगे देखेंगे, ये दूसरे तरीके से वर्क करती हैं। तो इन सब का वर्क ख़त्म होने के बाद अब जो ये सेल्स के, ये जो आपका एडाप्टिव इम्यूनिटी है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको हम अडॉप्ट करेंगे और जो पूरे लाइफ टाइम हमारे साथ चलेगी, और ये स्पेसिफिक होती है एडाप्टिव, और इनैट जबकि नॉन स्पेसिफिक होती है। तो देखेंगे आप कि इन्हीं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, मास्ट सेल के ऊपर इन सब के रिसेप्टर भी पाए जाते हैं जो इनको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने न्यूट्रोफिल पढ़ लिया था। आज हम लोग न्यूट्रोफिल का ये देखेंगे, हाउ टू वर्क न्यूट्रोफिल, कैसे न्यूट्रोफिल वर्क करते हैं। तो न्यूट्रोफिल हैव 2 टाइप ऑफ ग्रैन्यूल्स फिल्ड विथ एंटीबायोटिक प्रोटीन स्टोर्ड। तो ये जैसा मैंने फिगर में आपको दिखाया है कि एक न्यूट्रोफिल सेल है, तो एक न्यूट्रोफिल सेल के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे ग्रैन्यूल्स फिल्ड होते हैं। जैसे जब हमको कोई बीमारी हो जाती है तो हम लोग सबसे पहले डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं। सपोज़ अगर कोई उनको लगता है कि कोई इन्फेक्शन बाहर से हुआ है, तो उसी तरीके से पहले हमारी बॉडी के अंदर भी जो न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, इन सब के अंदर भी ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं जिनके पास ऑलरेडी एंटीबायोटिक प्रोटीन स्टोर्ड होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक इसमें जो है आपका एजरोफिलिक ग्रैन्यूल है, जो लाइसोसोम को कंटेन करके रखता है, एसिड हाइड्रोलेज है, एंड ठीक है, आपका म्यूरामाइड्स है, लाइसोजाइम है, ये सब आपको पता है, ये सब एंजाइम्स हैं जो
डिग्रेड करने का काम करेंगे। हाइड्रोलेजेस ये सब एंजाइम है जो किसी चीज़ को, जैसे कोई बैक्टीरियल है, कोई माइक्रोब्स आ गया है, वायरस का अटैक हुआ है, तो उसको डिग्रेड करने का काम करेंगे। अगर वो इनके लेवल का काम हुआ तो नहीं, नहीं होगा तो ये उसको अपने मतलब ये एपीसी बन जाएंगे, जैसे मैंने कल बताया था, एंटीजन परसिस्टिंग सेल, उसको परसिस्ट करके रखेंगे उस एंटीजन को, और फिर जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो उसको फिर मारेगा। ठीक है। तो दूसरा है सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स, इसमें लैक्टोफेरेंस होते हैं, लाइसोजाइम होते हैं, और एंटीबॉडी प्रोटीन डिफेंसिन होती हैं। ठीक है। स्पोरोसिडिन्स, ये सब के सब एंटीबॉडी जो हैं, एंटीबॉडी नहीं सॉरी एंटीबायोटिक हैं जो उसको किल करेंगे। तो ये दो तरीके से वर्क करता है। जो आपका न्यूट्रोफिल है वो दो तरीके से वर्क करता है। एक तो इंट्रा सेलुलर मीन्स सेल के अंदर ये वायरस पार्टिकल है, और ये वायरस पार्टिकल को इनगल्फ कर लेगा, फैगोसाइट करेगा, ये फैगोसाइटोसिस करता है। इसने ये वायरस पार्टिकल को या बैक्टीरियल पार्टिकल को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ कर लिया विद इन वैक्यूल के अंदर, टर्म्ड फैगोसोम्स, फिर हम उसको फैगोसोम बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद वो फैगोसोम जा कर के लाइसोसोम में फ्यूज़ हो जाएगा, यानी कि जब ये अंदर आएगा तो ये एक और वैक्यूल से इसको जो है यहाँ पे, जो मैंने नहीं बनाया, I'm सॉरी, एक और यहाँ वैक्यूल के अंदर जो है ये फ्यूज़ करेगा, ये ऐसे, फिर ये एक और वैक्यूल के अंदर आया, इस दोनों का फ्यूज़न हुआ, इस वैक्यूल को हम लोग बोलते हैं फैगोसोम्स। और ये फैगोसोम फिर जा कर के लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ हो जाएगा, और लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ होने पर हम लोग इसको बोलेंगे फैगोलाइसोसोम। अब ये फैगोलाइसोसोम फ्यूज़ विद द सेल मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हुआ। और क्योंकि आपको पता है लाइसोसोम ऑलरेडी हम लोग इसको आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम फिर सुसाइड बैग ऑफ द सेल, इसके पास बहुत सारे हाइड्रोलाइजेज एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइज करने वाले, तो ये इसको पूरा हाइड्रोलाइज कर देगा, किल कर देगा, और ये जो है डेड पार्टिकल फिर जो है एक्सटर्नल आकर के फेंक दिए जाएंगे। दूसरा है इसका एक्स्ट्रा सेलुलर वर्किंग। अब एक्स्ट्रा सेलुलर वर्किंग में है इट रिलीज एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रेन्यूल्स। अब ये दूसरे तरीके से क्या होगा, ये आपका जो है ये आपके न्यूट्रोफिल सेल है, तो इसके अंदर जो ग्रेन्यूल थे वो आ करके आपके एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रेन्यूल्स एंड साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस ये फ्यूज़ होंगे, और कुछ साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस को ये बाहर निकालेंगे अपने जो है अपने सेल के अंदर से, और ये जा कर के फिर किसी दूसरी यहाँ पे एफसीवाई रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देंगे जो न्यूट्रोफिल्स पे पाए जाते हैं, बेसोफिल्स पे पाए जाते हैं, और खुद जो है इओसिनोफिल सेल्स पे पाए जाते हैं कि भाई अब टी सेल्स को जो है ये एक्टिव कर देंगे कि अब आप लोग एक्टिव हो जाओ और किल दिस सब्सटेंस। अगला है बेसोफिल एंड मास्ट सेल। तो these have granules containing a variety of mediators that produce inflammation। ठीक है। तो बेसोफिल्स और ये सब ल्यूकोसाइट्स हैं। आप ये जो है हमारे ब्लड सेल में, बेसोफिल जो है हमारे ब्लड सेल में सर्कुलेट हो रहा है, तो ये क्या करेंगे, इनके पास बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं कंटेनिंग ए वेराइटी ऑफ मेडिएटर। मेडिएटर मतलब जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करें। बहुत सारे मेडिएटर होते हैं जो जा करके उस सराउंडिंग टिश्यू पे जहाँ पे अटैक हुआ है किसी वायरस या बाहर के बैक्टीरियल पार्टिकल का, उस सराउंडिंग टिश्यू में जा कर के इन्फ्लामेशन, जलन पैदा करेंगे। देखिए हमें कभी कभी ऐसा फील भी होता है, टॉन्सिल्स वगैरह पे ऐसा लगता है, हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शन हुआ है, बाद में ठीक हो जाएगा। तो दे कॉज द इन्फ्लामेशन। बेसोफिल्स आर अकाउंटिंग फॉर लेस देन, अगर हम इसको काउंट करें तो ये ल्यूकोसाइट में केवल 0.2% होते हैं हमारे होल बॉडी ब्लड में। बेसोफिल्स वर्क एज सिमिलर एज द मास्ट सेल, ये बिल्कुल मास्ट सेल की तरह ही काम करते हैं, बट ये मूविंग है। ये हमारे पूरे ब्लड सेल्स में ब्लड लिम्फ जो हमारी ये कैपलरी, ये पूरी ब्लड कैपलरी में ये मूव कर रहे हैं बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ये सब हमारे ल्यूकोसाइट्स है ना, ठीक है, WBC के ही पार्ट हैं, ये सब मूव कर रहे हैं, बट मास्ट सेल नहीं मूव करता है। तो यही दोनों में अंतर है, बाकी काम का तरीका दोनों का सेम है, बेसोफिल का और मास्ट सेल का भी, बस मास्ट सेल जो है मूविंग नहीं है और बेसोफिल सेल मूविंग है। तो मास्ट सेल इज़ अ वेरी क्लोज टू ब्लड वेसल्स इन ऑल टिश्यू। अब आपको पता है कि ये ब्लड वेसल्स हैं, ये हमारे टिश्यू के बीच बीच से ऐसे गुजरती हैं, तो इसी तरीके से कह रहा है कि जो मास्ट सेल है वो टिश्यू में बहुत सारी सेल्स हैं भाई टिश्यू के, तो टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ सेल,
तो बहुत सारी सेल्स हैं, उसमें से कुछ सेल जो बिल्कुल ब्लड वेसल के करीब होगी वो वेसल मास्ट सेल होगी। वो वेसल क्या होगी? मास्ट सेल होंगी। कहीं कहीं पे इस तरह मास्ट सेल, फिर एक आध छोड़ करके मास्ट सेल पाई जाएगी। ठीक है, और इस मास्ट सेल का काम भी वही काम होता है जो बेसोफिल का काम है। इट इज़ टू टाइप, ये दो तरह की होती हैं। म्यूकोसल मास्ट सेल जो बिल्कुल म्यूकस मेम्ब्रेन के करीब होगी, और कनेक्टिव टिश्यू के बीच बीच में, जो कनेक्टिव टिश्यू ये के बीच बीच में होंगी। ठीक है, MMC अपीयर टू डिपेंडेंट ऑन टी सेल फॉर देयर प्रोलिफिकेशन, मतलब अपने प्रोलिफरेशन के लिए, अपने आप को डिवाइड करने के लिए जो ये MMC हैं वो टी सेल पे डिपेंडेंट होती हैं। आगे जब टी सेल हम पढ़ाएंगे तो और डिटेल में से बताएंगे, बट CTMC जो है इस पे टी सेल पे डिपेंडेंट नहीं होती है। ग्रेन्यूल्स इन बोथ बेसोफिल एंड मास्ट सेल हैव, देखिए क्या क्या होता है इनके पास। जो ये आपकी अगर एक मास्ट सेल है हम सपोज करें, तो इसके पास हिपैरिन, हिस्टामाइंस एंड इयोसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर होते हैं। ठीक है, इनके पास कीमोटैक्टिक फैक्टर होंगे, ये उसको निकालेंगे और जा करके प्रीवियस इयोसिनोफिल्स जो हमने पढ़ा था उनको भी एक्टिवेट करते हैं। साथ साथ ये हिस्टामाइन और हिपैरिन ये एंटीकोगुलेंट होता है, और ये हिस्टामाइंस जो है वो जा करके इन्फ्लामेशन, पेन, ये सारी चीज़ें कॉज करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को जगाता है कि एक्टिवेट हो और अटैक हुआ है बॉडी के ऊपर। यही वो, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कुछ सिग्नल देते हैं, तो यही वो सिग्नल्स हैं जो आपके हिस्टामाइंस या कीमोटैक्टिक फैक्टर जो हम लोगों ने कल पढ़े थे, हिपैरिन। ठीक है, ये सब फैक्टर हैं और जो रिलीज़ होते हैं इनसे। ठीक, और ये देख रहे होंगे आप, ये जो हम और डिटेल में पढ़ेंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पे, तो इन्हीं सेल्स के ऊपर जो मास्ट सेल होती है वो एंटीबॉडी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी जो है IgE की पाई जाती है। ठीक है, IgE की एंटीबॉडी इसके ऊपर पाई जाती है। तो इसीलिए हम लोग कहते भी हैं कि जब हमें कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है तो IgE वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जब IgE पढ़ाएंगे तब बहुत डिटेल में हम इस बात को बताएंगे क्यों, कैसे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इयोसिनोफिल। तो इयोसिनोफिल इट इज़ यूजुअली बाइलोब्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राइलोब्ड आपका कौन सा था याद करिएगा। ठीक है, और बाइलोब्ड, तो इयोसिनोफिल आपका बाइलोब्ड है, न्यूट्रोफिल आपका ट्राइलोब्ड था। एंड मैनी साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल दैट स्टेन एसिडिक डाई लाइक इयोसिन। इनको इयोसिन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये इयोसिन एसिडिक डाई से जो है वो स्टेन हो जाते हैं, और ये हमारे ब्लड सेल का लगभग 2 से 5% होते हैं WBCs का, ल्यूकोसाइट्स का। व्हेन इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट इयोसिनोफिल विल डीग्रेनुलेट। ठीक है, तो डीग्रेनुलेट करते हैं ये व्हेन इम्यून सिस्टम इज़ एक्टिवेट। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि पिछले मास्ट सेल, बेसोफिलिक सेल, ये जब जो है हिपैरिन और इन सबको सब्सटेंस को जब ये कीमोएक्टिक सब्सटेंस को जब प्रोड्यूस करेंगी तो वो जा करके और सेल को जगा देंगे। तो इसके अंदर जो ये ग्रेन्यूल पाए जाते हैं जिनको मैं रेड कलर से दिखा रही हूँ, ये आकर के पूरा बिल्कुल पेरीफेरी पर चिपक जाते हैं, और पेरीफेरी पे चिपकने के बाद इसी को डीग्रेन्युलेशन बोलते हैं। डीग्रेन्युलेशन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ ग्रेन्यूल विथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसका फ्यूज़न हो जाना, एंड रिलीज ऑफ कंटेंट इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, और ये बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में कंटेंट को रिलीज़ करना, जो भी कंटेंट इनके अंदर होगा उसको ये रिलीज़ कर देते हैं। बट ये फैगोसिटिक का काम नहीं करते, इन्होंने इनगल्फ किया और उसके बाद जो है ये फ्यूज़ हुए और उसके बाद कंटेंट को इन्होंने बाहर निकाल दिया। ये फैगोसिटिक ये नहीं कर सकते। कभी कभी ये क्या करते हैं, ये प्रोसीजर को मतलब इस प्रोसीजर को वो फ्रिक्वेंटली नहीं फॉलो करते हैं। कभी कभी ये डायरेक्ट इस कंटेंट को बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल करके ही इसको मारते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये आपका कोई ग्रेन्यूल था, ये आपका वायरस पार्टिकल है, तो वायरस पार्टिकल जैसे जैसे इसके करीब जाएगा ये अपनी बॉडी से कंटेंट को निकाल देंगे, जो भी निकालना होगा इन्हें, और ये बाहर आकर के वायरस पार्टिकल को मार देगा। इस प्रोसीजर को सबसे ज़्यादा इयोसिनोफिल फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग डीग्रेनुलेशन बोलते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाउ अब आपका आ गया थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि है एक्वायर्ड और एडाप्टिव इम्यूनिटी। ठीक, अभी तक जो इम्यूनिटी हम लोगों ने पढ़ी वो इनैट इम्यूनिटी थी, अब जो पढ़ेंगे आज वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो द रेजिस्टेंट
रेजिस्टेंस दैट इंडिविजुअल अडॉप्ट, ठीक है, दैट इंडिविजुअल अडॉप्ट करना। जैसे अभी कोरोना वायरस का इतना डर है और हम लोग फ्रिक्वेंटली अपनी आदत में शामिल कर लें मास्क पहनना एंड ऑल जो भी गाइडलाइंस हैं, तो हमने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। ड्यूरिंग लाइफ अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो कोई इंडिविजुअल के अंदर अगर हम कोई भी वायरस पार्टिकल ने अगर अटैक किया और उस वायरस पार्टिकल के ख़िलाफ़ अगर हम रेजिस्टेंस डेवलप कर लें और उसको लाइफ टाइम डेवलप करके रखें, ठीक है। जैसे कि मैं इसको एक एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ कि सपोज़ ये हमारी बॉर्डर है, बॉर्डर पे कोई चीज़ इंडियन आर्मी खड़ी हुई है, उसके बाद क्या हुआ कि अटैक हुआ, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कुछ नहीं कर पाया, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कुछ नहीं कर पाया, तो भाई ये मामला हेडक्वार्टर के पास चला गया। इन लोगों ने जैसे 9/11 वाला जो अटैक हुआ था हमारे देश पर, वो बिल्कुल उन्होंने अंदर घुस के अटैक किया था, वायरस भी अंदर घुस गया। फिर हम लोगों का जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है उसको मार भी देंगे। 9/11 का अटैक हुआ था मुंबई में, तो हम लोगों ने उसको वो अंदर के जो आतंकवादी था वो अंदर घुस गया था, हम लोगों ने उसको पूरा मारा। तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जब तक भारत का इतिहास रहेगा, हम 9/11 के अटैक को कभी नहीं भूलेंगे, उसमें कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करी गई उसको कभी नहीं भूलेंगे। सेम ईयर हम भी यहाँ पे कोई भी वायरस पार्टिकल या कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है तो वो ड्यूरिंग लाइफ टाइम हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम उसको कभी भूलते, हमारी बॉडी उसको कभी भूलती नहीं है। द एंटीजन कम, एंटीजन आपको पता है, एंटीजन मीन्स जो भी बाहरी पार्टिकल है, कम कॉन्टैक्ट विद सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। तो जो मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट, ये नया वर्ड आया है, लिम्फोसाइट मीन्स जैसे हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम ये सब कुछ हमारी बॉडी में पाया जाता है, उसी तरीके से हम लोग के पास लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र भी होता है। और लसिका तंत्र का काम होता है इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करना। अब जितनी भी हमारी अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के इम्यून सिस्टम के हेडक्वार्टर होंगे वो यहीं पे ही लिम्फेटिक सिस्टम पर ही पाए जाते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी स्प्लीन में, एंड जो है सेकेंडरी जितने हमारे ऑर्गन हैं ये हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो उस हेडक्वार्टर में जो काम करने वाले जो सेल्स अब यहाँ पे होंगी वो हैं बी सेल, टी सेल, वो जो है आपके अब इम्यूनिटी का आगे काम करना अब यहाँ से शुरू करेंगी। तो विच इनिशिएट, जो शुरू करेंगी एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। इट इज़ स्पेसिफिक फॉर इंड्यूसिंग एजेंट, एंटीजन ये बहुत स्पेसिफिक होता है किसी भी एंटीजन के खिलाफ। दिस रिस्पॉन्स इम्प्रूव विथ ईच सक्सेसिव इनकाउंटर। तो जैसे एक बार अटैक हुआ, फिर 2-4 साल बाद फिर अटैक हुआ, तो जैसे जैसे सक्सेसिव जितनी बार हमारी बॉडी पे उस वायरस का अटैक होगा उतनी बार हम इम्प्रूव होंगे, अपने आप को हम इम्प्रूव करेंगे। पहली बार अटैक हुआ, हो सकता हो हमने उसे 2 दिन में मारा या 10 दिन में मारा, दूसरी बार अटैक होगा हम उसको 5 दिन में मारेंगे, तीसरी बार अटैक होगा तो हम उसको 2 ही दिन में किल कर देंगे, क्योंकि स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिसिटी हम जो है उसकी बना चुके होंगे अपनी बॉडी में, अपने बॉडी में एंटीबॉडी के फॉर्म में। देखेंगे हम आगे इसमें भी। एडाप्टिव इम्यून सिस्टम रिमेंबर द इन्फेक्शियस एजेंट एंड कैन प्रिवेंट कॉजिंग डिजीज़ लेटर। तो हमें फिर आगे डिजीज़ होने से ये बचाता है। इट जनरेट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सभी में नहीं होता है बट मोस्ट ऑफ द केसेस में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हमें मिलती है। एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स 2 तरीके के होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो नाम से ही पता चल रहा है, एक्टिव मीन्स कि जो बहुत एक्टिव होगा, और पैसिव का मतलब होता है कि बस अपने आप दे दो, कुछ करेंगे नहीं। तो आइए सबसे पहले हम एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो द इम्यूनिटी इज़ डन बाई अ स्पेसिफिक इन्फेक्शन और बाई इंट्रोड्यूसिंग एन एंटीजन। तो एक्टिव इम्यूनिटी हमें मिलती है थ्रू वैक्सीनेशन। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन का अटैक होगा, खुद भी हो सकता है या हम बाया वैक्सीनेशन के जरिए हम दें, इज़ कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। अब वैक्सीनेशन होता क्या है, इस एक्टिव इम्यूनिटी में होता क्या है कि सपोज़ अभी ये कोई बेबी है, इसने बर्थ लिया और बाई बर्थ इस पर इसने बर्थ लिया, अब हमने इसको किसी चीज़ का इंजेक्शन दिया, तो वो जब जिस चीज़ का हम इंजेक्शन देते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि माइल्ड जो है डेड या जो है स्मॉल क्वांटिटी में लिविंग आपका वायरस ही होता है जो उसकी बॉडी में हम लोग डालते हैं।
और बॉडी में डालने के बाद फिर उसकी बॉडी खुद से ही जो है वो उसके खिलाफ जो है एक्शन लेती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप करती है। और वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप करेगी जो है इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी बना करके विद द हेल्प ऑफ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम, जो कि बी सेल हैं और टी सेल हैं। तो द एक्चुअल मटेरियल इंजेक्ट मे बी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिविंग और वीकेंड फॉर्म। तो वीकेंड फॉर्म में हम लोग इसके अंदर एक्चुअल मटेरियल को डालते हैं जो कि जिंदा वायरस होता है, कुछ लिविंग फॉर्म में भी हो सकता है और मरे हुए फॉर्म में भी हो सकता है। तो हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है, अरे ये कौन आ गया फॉरेन पार्टिकल, और उसके खिलाफ फिर एंटीबॉडी या उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करती है। तो इसमें हमारी बॉडी एक्टिव है, हम खुद बना रहे हैं। जैसे अगर अभी है सपोज़ कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जो हुआ है और जो लोग ठीक हो जा रहे हैं, आप देख रहे हैं ठीक होने का ग्राफ इस समय हमारे देश में ज़्यादा है, ठीक होने के लोगों की संख्या। क्यों? क्योंकि वो नया पार्टिकल है, नया एंटीजन है कोरोना वायरस, उसने फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी पे जो है अटैक किया है और हमारी बॉडी ने उसको पहचाना, उसके खिलाफ जो है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में धीरे धीरे करके एंटीबॉडी बनाई, और इसीलिए कुछ लोग ठीक हो जाते हैं और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम अपने आप में वीक होता है वो लोग ठीक नहीं हो पाते हैं। दिस इज एक्टिवेट द फंक्शन ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम बाय द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी। ये मैंने आपको बताया। इट इज़ टू टाइप, तो ये भी दो तरीके की होती है। नेचुरल एक्टिव जो मतलब हमें नेचुरली मिले, ठीक है। नेचुरल मिलने का सेंस है कि हम खुद से इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, हमने जो है वैक्सीन नहीं ली डायरेक्ट। अगर हम लोग खुद इन्वायरमेंट से एक्सपोज़र हो जा रहा है, वैक्सीन से एक्सपोज़र हो रहा है, तो हम लोग उसको आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। जो हमें पता होता है, हम अपने बच्चों को, भाई हम लोग ले जाते हैं अपने बच्चों को स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगवाते हैं, उसके बाद पोलियो का टीका पिलाते हैं, रेबीज़ के इंजेक्शन लगवाते हैं, टाइफाइड के लगवाते हैं, कॉलेरा के लगवाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के BCG का टीका सबको ही लगता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस का, टिटेनस का। तो ये सब कुछ हम लोग आर्टिफिशियल फॉर्म में लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जब ये सारे टीके नहीं थे तो लोग जो है लोगों की बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनती है। जब हम ये सब टीके नहीं लेंगे तब हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बनेगी वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है और ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है। तो जिसमें से मैंने दिया हुआ है कुछ जो है वैक्सीन्स के नेम यहाँ पे। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी 1796 में। सबसे पहला फर्स्ट टाइम हु इन्वेंटेड द वैक्सीनेशन, तो वो थे एडवर्ड जेनर, जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन का खोज किया 1796 में। उसके बाद हैं शाल्क वैक्सीन आई पोलियो वायरस के अगेंस्ट। तो शाल्क का जो है इंजेक्शन लगता है और सैबिन का जो है ओरल वैक्सीन होता है। तो जो घर घर में जा कर के पिलाते हैं वो सैबिन नाम के वैज्ञानिक ने बनाई थी, और शाल्क नाम के वैज्ञानिक ने जो बनाई थी वो पोलियो के इंजेक्शन होते हैं जो बच्चे को इमीडिएट पैदा होने के 24 घंटे के अंदर लगा दिया जाता है। तो ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है हमारी। रेबीज़ सेम, टाइफाइड। तो यहाँ पे जो मैंने जितने भी इसमें बैक्टीरिया और वायरस के बैक्टीरिया के नाम, इसमें जितने डिजीज़ के नाम लिखे हुए हैं, आप लोग को सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जैसे टाइफाइड किसकी वजह से होता है, इसका कॉजेटिंग एजेंट कौन है, कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, कोलेरा कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, ट्यूबरकुलोसिस कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस। ठीक, ट्यूबरकुलोसिस के लिए BCG का टीका लगता है और इसको नाम दिया गया है, इस टीके को बैसिलस कैलमिटी-ग्यूरिन, इस बैक्टीरिया को नाम दिया गया है जो ये कॉज करता है। क्यों? क्योंकि अल्बर्ट कैलमिटी और जो है कैमिली ने ही इसकी खोज की थी, ट्यूबरकुलोसिस के जो है वैक्सीन की खोज की थी। तो इसीलिए वैज्ञानिकों के नाम पर ही इस जो है बैक्टीरिया का नाम ही रख दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी। तो मैंने आपको बताया कि एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है जो बिल्कुल एक्टिवली हमारी बॉडी के अंदर आ जाए, ठीक है, जिसमें हमारी बॉडी खुद इम्यून रिस्पॉन्स को शो करे, खुद एंटीबॉडी बनाए, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को शो करे। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी का मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाती है एंटीबॉडी के फॉर्म में वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यहाँ पे कोई लेटेंट पीरियड नहीं होता है। लेटेंट पीरियड का मतलब कि ये क्विक रिस्पॉन्स करता है, ये भी ये एक्टिव इम्यूनिटी की तरह 2, 4, 6 दिन बाद नहीं वर्क करना शुरू करता, बल्कि
कोई लैटेंट पीरियड नहीं शो करता है, बल्कि क्विक रिस्पॉन्स करता है। जैसे हमें अपनी मदर से, प्लेसेंटा से मिल जाए, और जो है दूसरा हमें ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हो गया और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। दो तरीके से हमें मिल सकता है दूसरे लोगों से। भाई किससे मिलेगा? या तो हमें अपनी मदर से मिलेगा IgG के फॉर्म में, प्लेसेंटा से, IgA के फॉर्म में मदर मिल्क से। मदर मिल्क को क्या कहते हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मदर मिल्क को क्या कहते हैं। फर्स्ट मदर मिल्क जो हम 6 महीने तक फीड कराते हैं बेबी को। तो ये भी जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है कुछ ही महीनों तक बच्चे को मिलती है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने। उसके बाद उसकी बॉडी को खुद जो है अपना इम्यून सिस्टम खुद रिस्पॉन्स करना होता है। या हम लोग आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी किसी दूसरे जानवरों में, लाइक पिग, हॉर्स में बना करके, जनरेट करके फिर ह्यूमन को दे दें, ऐसा भी होता है। जैसे कोरोना वायरस में ही देखिए, जिन एनिमल्स के अंदर, जिन ह्यूमंस के अंदर अभी ये डेवलप हो गई है जो है एंटीबॉडी कोरोना वायरस के ख़िलाफ़, उनकी एंटीबॉडी, प्लाज्मा थेरेपी यही है, उनकी एंटीबॉडी को ले करके हम बीमार आदमी को चढ़ा रहे थे। जैसा कि दिल्ली में और कई जगह इसको जो है इनिशिएटिव कदम ये उठाया गया। तो वो फिर लोग जो है जिनको 14-15 दिन के बाद ठीक होना था, वो मे भी 5 दिन में ही ठीक हो जा रहे थे। ये भी इफ़ेक्टिव है, बट मैंने कहा ना कि इस तरह की पैसिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बहुत दिन नहीं चलेगी, लेस इफ़ेक्टिव देन एक्टिव इम्यूनिटी। इससे अच्छा है कि हमारा शरीर खुद लड़े, हम किसी पैसिव इम्यूनिटी के भरोसे ना रहें। पैसिव इम्यूनिटी के भरोसे सिर्फ हमारा बच्चा 6-7 महीने तक रहता है, जब तक उसका इम्यून सिस्टम इतना एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी हो गई, जो दूसरे जानवरों के अंदर जो है करके डायरेक्ट एंटीबॉडी डाल दी जाती है। ठीक है, और अभी कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन सर्च की जा रही है, वो कोई एंटीबॉडी बनाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, वो ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे हम कोरोना का कोई पार्ट या उसको इनएक्टिव करके हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन के फॉर्म में डाला जाए और हमारी बॉडी फिर उसके ख़िलाफ़ लड़ के एंटीबॉडी बना ले। वो वैक्सीन का जो मतलब होता है ये होता है कि ये वैक्सीन हमारे लिए, ये वायरस ही होता है, लेकिन ये वायरस हमारे लिए ज़्यादा घातक नहीं होते, कुछ कर नहीं पाते, हमको बीमार नहीं कर पाते हैं, बल्कि जो है एंटीबॉडी का जनरेट हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जनरेट कर देते हैं। और एक बार हमारे अंदर एंटीबॉडी जनरेट हो गई, वी आर फ्री। तो अभी तो केवल मैंने आपको ये जस्ट आज इंट्रोडक्शन दिया है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। इसके बाद हमने जितने प्रोसीजर आज पढ़े कि ये एंटीबॉडी क्या है, कैसे बनती है, कैसे हुआ, कैसे वर्क करेगी, टी सेल, बी सेल, ये सब कुछ अब नेक्स्ट जो है अपकमिंग लेक्चर्स में आएगा। ठीक है, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन, जिससे आपको मेरे जो वीडियो हैं वो टाइम से आपको मिल सकें। थैंक यू।